ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, रेडिएशन एंड मैटर कुछ बोलो। ड्यूअल ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है, ठीक है। सो अभी तक आपने, मैंने आप लोगों को करवा दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, उससे रिलेटेड मैंने आपको बता भी दिया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में करंट और इंटेंसिटी कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमने वहां तक पढ़ा था। मैंने फोटो इलेक्ट्रिक करंट बताया था आप लोगों को और उसका ग्राफ भी बनवाया था, राइट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट का, फोटो इलेक्ट्रिक करंट ऐसे जा रहा है इस तरीके से, एंड एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इंटेंसिटी के साथ। कुछ टर्म मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ फटाफट। ये इंटेंसिटी, ये करंट, ठीक है। सो ग्राफ कैसा जाता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू इट्स ओरिजिन। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि वेव ऑप्टिक्स एंड इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सबसे पहले तो देखो कि नंबर ऑफ, ये सबसे पहला क्या है आपका कि फोटो करंट जो है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी क्या होता है, एवरेज पावर अपॉन एरिया। ठीक है, जिन्होंने वेव नहीं पढ़ा उनके लिए बता रहा हूँ, बाकी वेव में मैंने कराया इंटेंसिटी पावर अपॉन एरिया। ठीक है, उसके बाद में फोटो इलेक्ट्रिक, देखो फोटो इलेक्ट्रिक जो है, ये जो नंबर फोटो इलेक्ट्रॉन है प्रोपोर्शनल किसके, इंटेंसिटी के। और सेकंड क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन सब फ्रीक्वेंसी के लिए पॉसिबल नहीं, देयर शुड बी मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू स्टार्ट फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जिसको न्यू नोट से रिप्लेस बताते हैं। और बताया था उसके लिए मतलब कोई भी जो एक मेटल सरफेस है उसे मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है वहां से इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट होने के लिए। वो मिनिमम एनर्जी क्या बनती है, वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन क्या है आपका, इट इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू emit इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो वर्क फंक्शन को डब्ल्यू नॉट से लिखते हैं या फिर पाई नॉट से लिखते हैं। ठीक है, और वर्क फंक्शन, नहीं 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 वैष्णवी, मैं आपको शेयर कर दूंगा सब कुछ। ठीक है, वर्क फंक्शन पाई नॉट जो है विच इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, और न्यू नॉट क्या आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एंड पाई नॉट इक्वल टू ऑल्सो एच सी बाय लैम्डा नॉट, वे लैम्डा नॉट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है, इट इज मैक्सिमम वेवलेंथ अप टू विच फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज पॉसिबल। उससे कम रहेगी तो इमिशन पॉसिबल है, क्योंकि वेवलेंथ कम होगा तो एनर्जी ज्यादा होगा। तो इससे ज्यादा अगर वेवलेंथ हुई तो आपका इमिशन पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम वेवलेंथ अप टू विच फोटो इलेक्ट्रिक emission is
पॉसिबल, ठीक है। तब तक आपका क्या हो सके, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पॉसिबल। उससे ज्यादा वेवलेंथ होगी तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पॉसिबल नहीं होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, किसी को डाउट है तो बता दीजिए, पूछ लीजिए फटाफट अगर कोई डाउट हो तो। ठीक है, तो अब सुनिए। अब वेव ऑप्टिक्स क्यों फेल हुई थी, मैंने लास्ट टाइम आपको बोला भी था कि वेव थ्योरी जो है वो इसको एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पाई, क्यों ये जो है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। तो वो मैंने बोला था कि क्यों वेव थ्योरी आपको इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, तो वो हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, व्हाई वेव थ्योरी फेल्ड टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फेलर ऑफ वेव थ्योरी टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वेव थ्योरी फेल क्यों हो गई इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, फेलर ऑफ वेव थ्योरी टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो पहले मैं बोल रहा हूँ, आपने वेव में पढ़ा हुआ है इंटेंसिटी जो होती है वेव की विच इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और इसी तरह एनर्जी भी प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो वेव थ्योरी ने जो सबसे पहले बोला कि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतना ही ज्यादा आपका एम्पलीट्यूड बड़ा होगा वेव का। आपकी लाइट वेव पढ़ते ना उधर वेव में, that y equal to a sin omega t minus kx plus phi. This is equation of wave traveling in positive x axis and this is its displacement of particle at any position. ठीक है, तो आपका जो इंटेंसिटी होती है इट इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, मैंने उधर करवाया भी हुआ ये चीज। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ग्रेटर द इंटेंसिटी, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है, उतना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। तो ज्यादा एनर्जी होगी इस वजह से, जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा उतनी एनर्जी ज्यादा। तो इसका मतलब मैक्सिमम एनर्जी जो होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो किस पे डिपेंड करेगी, इंटेंसिटी पे। समझ आया? वेव थ्योरी ने ये बोला कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ओके, एज वी गोना इंक्रीज इंटेंसिटी तो एम्पलीट्यूड विल आल्सो इंक्रीज। सही बात है, इंटेंसिटी बढ़ाने पे क्या होगा आपका, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, कोई लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। ठीक है, तो उस वजह से क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ेगी तो वो इसका मतलब क्या होगा, उनकी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल विल इंक्रीज। मैं इसको लिखवा दूंगा, सही से लिख दूंगा, पहले आपको समझा रहा हूँ फिर लिखवा दूंगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब घूम फिर के किस पे डिपेंड कर रही है, इंटेंसिटी पे। जबकि मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बोला था नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो इमिट होते हैं वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे, वेयर एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन नेवर डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी। क्लियर है? क्लियर है सबको? तो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी बढ़ती है तो उसके अकॉर्डिंग एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी, वेयर एज इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इट इज ऑब्जर्व दैट इंटेंसिटी बाय इंक्रीजिंग इंटेंसिटी वी विल गेट मोर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, बट इसका उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, सेकंड उन्होंने बोला कि फ्रीक्वेंसी कोई भी हो, कोई भी फ्रीक्वेंसी हो, अगर अच्छी खासी इंटेंसिटी मिलेंगी तो इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएंगे। पर हमें पता है देयर शुड बी मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उससे कम होगा तो इलेक्ट्रॉन इमिट ही नहीं होंगे। वेव ने बोला कितनी मर्जी, क्योंकि कोई मर्जी ये फ्रीक्वेंसी की लाइट दे दो, बस इंटेंसिटी अच्छी खासी होनी चाहिए तो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएंगे। बट ऐसा नहीं है, देयर शुड बी मिनिमम फ्रीक्वेंसी अब बाय विच, जिसके बाद ही क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन चालू होगा, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे भी वेव क्या हो गई आपकी, गलत हो गई। ठीक है, और इसके बाद इतना क्लियर है सबको? थर्ड जो गलत होने का रीजन था वो क्या था,
कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी, ठीक है, वेव फ्रंट में, रेडिएशन में, वो जो एब्जॉर्ब करते हैं पर टाइम में वो बहुत छोटा होता है, ठीक है। सो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो होगा टाइम लेगा, पहले एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद क्या होगा, वो रिलीज होके निकलेगा। तो इसका मतलब देयर शुड बी टाइम डिले, टाइम लैग, कि पहले एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, फिर वहां से एनर्जी निकलेगी, उसको टाइम लग रहा है इलेक्ट्रॉन्स को वहां से निकलने में, ठीक है। पर मैंने आपको बताया था फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन जो होता है इट इज ए इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, और इसके अंदर मैंने आपको बताया भी था 1 नैनो सेकंड 10⁻⁹ सेकंड का ही होता है इमिट होना सरफेस पे इंसिडेंट होना लाइट का, और इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट होके निकलना, इसमें सिर्फ इतना ही टाइम लगता है। तो इन्होंने क्या बोला कि देयर शुड बी सम टाइम डिले, तो वो क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। तो ये 3 थ्योरी है जो इसने वेव थ्योरी को पूरा एकदम से गलत कर दिया, ठीक है। सो सर कैन यू एक्सप्लेन द फर्स्ट वन रीजन अगेन। अब मैं देखो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, और अगर आपको अभी समझ आए तो बता देना फिर, ठीक है। बाकी के फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फर्स्ट, क्योंकि लिखा हो ज्यादा आपको समझ आएगा। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी greater the intensity of radiation, इंटेंसिटी जितनी ज्यादा हो, greater will be amplitudes of इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है आई इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, तो आई बढ़ाओगे तो उनके एम्पलीट्यूड में फर्क पड़ेगा। सिमिलरली एनर्जी में एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ही आता है, सो हेंस वेव में पढ़ते हैं एंड हेंस ग्रेटर विल बी ग्रेटर द एनर्जी, वहां पे एनर्जी डेंसिटी आता है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ वेव, एनर्जी डेंसिटी ज्यादा होगी तो उसका एनर्जी भी ज्यादा है, ठीक है। सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जिसको मिलेगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted must depend upon intensity of incident light, ठीक है। however practically it is not happen, however practically kinetic energy of particles photoelectrons is independent of intensity। अब ध्यान से मतलब वेव थ्योरी ने क्या बोला कि अगर आप इंटेंसिटी को बढ़ाओगे तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो एनर्जी डेंसिटी बढ़ेगी, इसका मतलब एनर्जी भी बढ़ेगी। अगर एनर्जी बढ़ेगी तो इसका मतलब आपने एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, वर्क फंक्शन के बाद जो एनर्जी आएगी किसको जाएगी, काइनेटिक एनर्जी जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन घूम फिर के किस पे डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी पे। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी।
जबकि वेव थ्योरी ने ये ऐसा बोला है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने बोला कि वो डिपेंड ही नहीं करता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। मैंने आपको कल भी फर्स्ट लास्ट क्लास बताया था, मैंने कहा फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी इट विल डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी, और जो इंटेंसिटी पे क्या वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे। क्लियर? क्लियर है? अब किसी को डाउट है तो पूछ लो, पहले पढ़ लो। इज इट क्लियर? क्लियर है सबको? सिर्फ एक क्लियर, दो, धीरेन्द्र और देविका को क्लियर है, बाकी सब लोग सो रहे हैं शायद। किसी को डाउट तो नहीं है ना? ठीक है, चले फिर। तो इतना होने के बाद फिर सेकंड जो था, मैंने भी क्या बोला कि चाहे कोई भी क्या हो, कोई भी वेवलेंथ हो, सॉरी मतलब कोई भी फ्रीक्वेंसी हो, पर आपका क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पॉसिबल होगा, जबकि देयर शुड बी मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज नॉन ए थ्रेशोल्ड, उसके कम होगा तो आपको क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पॉसिबल नहीं है। तो ये सेकंड लिख रहा हूँ, फर्स्ट आपका ये हो गया, सेकंड है अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी whatever frequency of radiation whatever frequency of radiation incident light of large intensity, more intensity, कुछ भी बोलो, जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, ओवर ए सफिशिएंट टाइम, कुछ टाइम के लिए पड़ेगी तो क्या होगा, निकलने लगेंगे। must be able to ये able है, impart enough energy to electrons मतलब कुछ टाइम तक अगर पढ़ता रहेगा तो इलेक्ट्रॉन को काफी अच्छी एनर्जी मिल जाएगी, सो दे कैन eject out of a metal surface। जबकि ये किसने बोला, वेव थ्योरी ने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उसने क्या बोला है कि देयर शुड बी, however there should be minimum frequency which is threshold, जिसके बिलो क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल नहीं है। however प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली का मतलब है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की बात ही कर रहे हैं, देयर शुड बी अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, by which photoelectric emission starts। तो यहाँ भी वेव थ्योरी गलत हो गई। थर्ड पार्ट क्या बोलता है, इतना सबको क्लियर है, इतना सबको क्लियर है ना?
थर्ड पार्ट क्या बोलता है? देयर शुड बी सम टाइम डिले, टाइम लैग बोल लो, टाइम लैग बिटवीन incident of absorb incident of light and emission of photoelectrons according to wave theory. Practically ये एक में ही है. Practically it is observed that photoelectric emission is instantaneous process. कोई डाउट है तो पूछो. Is it clear? क्लियर है सबको? ठीक है. तो ये है आइंस्टाइन इक्वेशन के बारे में. नॉट साइंस मतलब फेलियर ऑफ. तो तीन चीजें हैं. पहला तो यही है कि उसने बोला कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर. इसका मतलब इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी. एनर्जी के प्रोपोर्शनल है. इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी. जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स किस पे करते हैं? ये इंटेंसिटी की जगह किस पे डिपेंड करते हैं? वो डिपेंड करते हैं फ्रीक्वेंसी पे. मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था. ठीक है. एंड सेकेंड, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी फ्रीक्वेंसी हो तब भी क्या होगा? इमिशन पॉसिबल है. जबकि ऐसा नहीं है. देयर शुड बी मिनिमम फ्रीक्वेंसी व्हिच इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. उसके कम होगा तो आपका फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन पॉसिबल नहीं है. एंड थर्ड, देयर शुड बी सम टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट ऑफ लाइट एंड इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी. बट प्रैक्टिकली हमने ऑब्जर्व किया तो पता चला कि 10⁻⁹ सेकंड तक का ही सिर्फ इतना डिले होता है. तो इसका मतलब कि इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है. ठीक है, इंस्टेंटेनियस है. ठीक है सर. if for a long time photoelectric effect occur, will the mass reduce for the metal? बिल्कुल. इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो चाहे मास तो रिड्यूस होगा. बट मास, इलेक्ट्रॉन का मास होता कितना है पहले आप ये बताइए? बहुत ही कम होता है. आपको पता है मैं कुछ टाइम पहले आया था कि आप पूरे जितना हमारे वर्ल्ड में चल रहा है, जितना डाटा आप एक सेकंड में करते हो, कितना जो ट्रांसफर करते हो, उसको अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ा जाए जो एक सेकंड में डाटा ट्रांसफर होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ 50 ग्राम्स ऑफ स्ट्रॉबेरी के वेट जितना होगा. ठीक है. तो उसका मास इतना ज्यादा नहीं फर्क पड़ेगा कि मास इलेक्ट्रॉन का बहुत कितना होता है? 10⁻³ के ऑर्डर में होता है ना. ठीक है. इसलिए क्लियर है सबको? इज इट क्लियर? ओके. नेक्स्ट है आपका. फिर अब हम बनाएंगे ग्राफ. पहले आइंस्टाइन इक्वेशन पढ़ लेते हैं. फिर आइंस्टाइन इक्वेशन फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के लिए क्या है, और उसके बाद आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन.
सो मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हम लाइट को फोटॉन्स माने ना, पार्टिकल मान रहे हैं। आपने इंस्टेंट इक्वेशन पढ़ा होगा, लाइट पार्टिकल्स आर कंसीडर्ड, लाइट इज कंसीडर्ड एज ए पैकेट्स एंड दोस पैकेट्स आर नोन एज फोटॉन्स। वो पार्टिकल नेचर ही मान रहे हैं ना उसको, ठीक है। पार्टिकल नेचर से ही प्रूव किया है इस चीज को, ठीक है। ठीक है, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन E इक्वल्स टू, क्वांटम एंड फोटोन में क्या डिफरेंस है? क्वांटम फिजिक्स होती है जो पार्टिकल नेचर को डिफाइन करती है, एंड फोटोन जो होते हैं लाइट पार्टिकल्स, लाइट इज कंसिडर्ड एज स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी एंड दोस पैकेट्स आर नोन एज फोटॉन्स, ठीक है। तो फोटॉन्स जो होते हैं वो लाइट की जो आप मान रहे हो उसको एनर्जी के पैकेट्स मान रहे हो छोटे, उसको बोलते हैं फोटोन। और क्वांटम एक फिजिक्स का ही पार्ट है ना पूरा क्वांटम, ठीक है, जिसको हम पार्टिकल नेचर पढ़ते हैं। क्वांटम का मतलब जैसे पार्टिकल नेचर पढ़ना, ठीक है, क्लियर है। सो आप फटाफट से सुन लीजिए, एनर्जी जो होती है विच इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। इसको लिख लेते हैं E इक्वल टू एच न्यू। वर्क फंक्शन को आप लिख सकते हो फाई नॉट भी लिख लेते हैं कुछ लोग, प्लस काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर, क्योंकि उस टाइम जब इजेक्ट होगा तो वो मैक्सिमम वेलोसिटी से इजेक्ट होगा उस जगह से, जब क्योंकि अब एनर्जी, क्योंकि बाद में तो हो सकता है कि उसके अंदर फ्रिक्शन आ रहा हो पीछे से, उसको रेजिस्ट कर रही हो या फिर वोल्टेज उसको रोक रही हो, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर होंगे, पर इनिशियली क्या होगा उसका, यही होगा, ठीक है, फाई नॉट, ठीक है। उसके बाद में काइनेटिक एनर्जी को हम ये लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच म्यू माइनस पाई नॉट। एंड काइनेटिक एनर्जी को और भी क्या लिखा सकता है, एच न्यू को क्या लिख सकते हैं, एच सी बाई लैम्डा माइनस पाई नॉट। सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स जिसको बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। डब्ल्यू नॉट क्या आपका, ये सिस वर्क फंक्शन, क्लियर है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक है। तो दिस इज योर आइंस्टाइन इक्वेशन। और वर्क फंक्शन को हम आगे जाके, आपको पता है वर्क फंक्शन को ये भी लिख सकते हैं, फाई नॉट कैन आल्सो बी रिटन एज एच न्यू नॉट। ये न्यू नॉट क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, फाई नॉट कैन आल्सो बी रिटन एज एच सी बाय लैम्डा नॉट, वे लैम्डा नॉट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल का क्या बनेगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा माइनस एच सी बाय लैम्डा नॉट। एच सी बाहर लिख लो, 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट। और दूसरा फॉर्मूला लगा सकते हो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज एच न्यू माइनस न्यू नॉट। यहाँ पे h क्या है आपका, h इज योर प्लैंक कांस्टेंट एंड c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। सो h इज प्लैंक कांस्टेंट which has value h equal to 6.67 into 10 to power 6.63 होता है, 10 to power minus 34। काफी जगह हम इसको h को 6.62 भी लिख लेते हैं, 6.62 भी लिखा था एक्चुअली प्रिसाइज। कुछ लोग इसको 20/3 भी लिख लेते हैं, 20/3 तो थोड़ा वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, अप्रोक्स होगा,
बट इसका एग्जैक्ट वैल्यू 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34 एंड सी जो होता है वो होता है 3 इंटू 10 पावर 8। तो आगे आपको भी एस सी की वैल्यू रखो, सीधे से रखते हैं 19.86 इंटू 10 पावर माइनस 26। ये आपकी वैल्यू होती है एच सी की। ठीक है, क्लियर है सबको? कोई डाउट इतने में? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। मैंने आप लोगों को स्टॉपिंग पोटेंशियल बताया था नहीं बताया था? स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या मैंने आप लोगों को स्टॉपिंग पोटेंशियल बताया था? रिमेनिंग है ना, ठीक है चलिए फिर। सो अब बात करेंगे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल की। स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? आपके सेटअप में हमने, याद करो सेटअप बनाया था, मैं सेटअप को इस बार ये आपका फोटोइलेक्ट्रिक सेटअप है। ये आपकी एक प्लेट मेटल सरफेस प्लेट, दूसरी इधर, ठीक है, और इसको कनेक्ट किया बाहर। ठीक है, यहाँ पे आपके क्या हो रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं। इस सरफेस पे आके गिर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ से इमिट होंगे और जाएंगे एनर्जी लेके। उनके पास एनर्जी होगी मिनिमम, मान लो आपकी जो फ्रीक्वेंसी विच इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और सफिशिएंट इंटेंसिटी है, तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब देखो यहाँ पे प्लेट को क्या कर दिया हमने, नेगेटिवली कर, नेगेटिव से कनेक्ट किया। देखो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो यहाँ पे प्लेट पे क्या आएगा, नेगेटिव आ गया। इसकी मैंने वोल्टेज उल्टी कर दी ना, तभी देखो यहाँ पे। तो अब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उसकी तरफ जा रहा है, तो उससे फोर्स, उससे अब यहाँ पे माइनस माइनस आ रहा है, तो उससे अपोजिट की तरफ फोर्स रिपेल होगा। तो इस प्लेट पे हम जैसे जैसे वोल्टेज चेंज करेंगे, आपने पढ़ा वर्क डन होता है QV, तो उससे क्या होगा, नेगेटिव वर्क लगेगा उल्टे की तरफ, उस अपोजिट। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं तब तो उनके पास एनर्जी होती है हाफ एम बी मैक्स का स्क्वायर। अब धीरे धीरे नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, तो क्या होगा, वो रिपेल होगा, धीरे धीरे वेलोसिटी कम होगी कम होगी कम होगी, कम कम कम, इतना हमें वो वोल्टेज लगाएं कि जस्ट ये इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पे पहुंचने वाला था और रुक जाए, बस। तो जो वो वोल्टेज होगा, इट इज मिनिमम पोटेंशियल बाय विच अ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कैन स्टॉप। स्टॉप बोल दो या फिर बोल दो फोटो करंट कितना हो जाएगा आपका, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन अगर आपका रुक गया है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, जीरो। ठीक है, क्लियर है? तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब एक इतनी मिनिमम पोटेंशियल लगाना है इसके नेगेटिव में, यहाँ पे माइनस माइनस आएगा पोटेंशियल लगाने से, कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी, धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, दोनों रिपेल करेंगे। इतना मिनिमम पोटेंशियल लगाएं कि बस इधर आके इसके प्लेट के पास रुक जाए, उसको क्रॉस करके ना निकले। तो इसका मतलब फोटो करंट कितना हो जाएगा, फोटो करंट आपका जीरो हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं कर रहा, पूरा सर्किट कंप्लीट ही नहीं हो रहा। तो इट इज मिनिमम पोटेंशियल बाय विच photoelectric emission
इमिशन नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि इमिशन तो हो ही रहा है ना, इमिट तो हो ही रहे हैं, वो इमिशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो। आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितना हो जाए, जीरो। क्लियर है देविका? इसका यूज सोलर पैनल में हम करते हैं ना, कि कल को हमें एक सफिशिएंट हमें अमाउंट ऑफ करंट मिल गया, उसके बाद हमें अब नहीं चाहिए, तो हमें उसको रोकना है। हम कैसे रोकें? प्रोसेस को रोकना भी तो पड़ेगा ना कभी तो रोकने के लिए क्या करें? क्योंकि लाइट अगर, या तो आप लाइट को आना बंद कर दो, अगर लाइट इंसिडेंट लाइट को बंद नहीं कर सकते हो तो क्या करोगे आप? तो वोल्टेज उल्टी कर देंगे ताकि हमें करंट ना मिले बस। ठीक है, तो इट इज मिनिमम वोल्टेज, जिससे क्या होगा, वो रुक जाए। इतना सबको क्लियर है? तो इसका मतलब आपने पढ़ा वर्क डन क्यू भी होता है, तो इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ से इस पार्टिकल की पूरी की पूरी क्या हो जाए, क्या हो जाए, पूरी की पूरी खत्म हो जाए। इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्क डन, देखो वर्क कहीं तो लोग आएंगे तो वर्क डन बाय दिस W इक्वल टू क्यू वी, क्यू कितना का चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वी नॉट बोलो वी एस बोलो स्टॉपिंग पोटेंशियल, दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी फाइनल तो जीरो होगी ना, तो ई वी एस इक्वल टू हाफ वी एम वी मैक्स। इसका वर्क डन एक्चुअली नेगेटिव होता है, तो हम बस वर्क डन की फॉर्म में लिख रहे हैं कितना वर्क किया उसने, तो जितना से काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, तो हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसको हम किसके इक्वल कर देंगे, ईवीएस, या ईवी नॉट भी बोल देते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल को। ठीक है, तो दिस इज योर स्टॉपिंग पोटेंशियल, और नेगेटिव में होता है, उल्टा लगा रहे हैं ना, नेगेटिव में लगाया जा रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल। इतना सबको क्लियर है? इज इट क्लियर? ये वाला पार्ट मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में, स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको समझ आ गया, नेगेटिव पोटेंशियल है ये। अप्लाइड टू प्लेट such that photoelectrons becomes at rest, becomes नहीं, near to plate, which means there is no photoelectric current, I equal to 0। आप ये लिख सकते हो EV नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। तो इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करेगा, जैसे काइनेटिक एनर्जी पे, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है आपको पता है, फ्रीक्वेंसी पे। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल उसको ज्यादा लगाना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी को खत्म करने के लिए, क्योंकि आपको पता है काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आइंस्टाइन इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। आपने लिखा था एच न्यू इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, एच न्यू इक्वल टू वर्क फंक्शन को एच न्यू नॉट प्लस, इसको लिख सकते हैं ई वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो एच न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू ई वी नॉट, this is your stopping potential. So stopping potential V naught is equals to H by E nu minus nu naught.
और दूसरा फॉर्मूला लगा सकते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल टू एच सी बाई ई 1/λ माइनस 1/λ। कोई भी फॉर्मूला लगाओ, अप टू यू। ये लगाना तो ये लगाओ, ऊपर लगाना तो ऊपर लगाओ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये तो ये वाला लगाओ, ठीक है। क्लियर है सबको? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो अभी। क्लियर है? ठीक है, चलिए। उसके बाद ग्राफ आते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के, मतलब करंट का और उसका इंटेंसिटी के साथ, फिर वोल्टेज के साथ वेरिएशन ऑफ। तो सबको समझ आ गया फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल गिवन टू एनोड प्लेट। एक्चुअली किसको दिया जाता है? एनोड प्लेट, क्योंकि जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है, इसका मतलब देखो, हम जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट करते हैं इसे बोलते हैं कैथोड प्लेट। जो इस तरफ होती है, इसको इमिशन स्टार्ट हो गया, इधर इसको क्या बोलते हैं हम? एनोड प्लेट। ये इकट्ठा करता है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल गिवन टू एनोड प्लेट। ठीक है, एट विच फोटोइलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो। वो तो बताइए ना, एट विच आई बिकम्स जीरो। तो वेरिएशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, वेरिएशन ऑफ फोटो, सॉरी स्टॉपिंग पोटेंशियल, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, विथ variation of stopping potential with frequency of incident radiation। ठीक है, ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, this is graph between stopping potential V naught and frequency of incident radiation। तो ग्राफ आता है, ग्राफ विल बी लाइक, ये एक, ये दो। आपको ये बताना है, ये मेटल ए है, दिस इज मेटल बी। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो है, ये मिनिमम देखो, इससे पहले तो फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन चालू ही नहीं हो रहा, ये होगा आपका वर्क फंक्शन। ये एक के लिए वर्क फंक्शन, ये दूसरे के लिए वर्क फंक्शन, ठीक है।
और इसकी फ्रीक्वेंसी है, इसका न्यू नॉट वर्क फंक्शन, और इसका कितना है न्यू डैश नॉट। तो वर्क, अब आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, इधर जो वर्क, ये दोनों क्या वर्क फंक्शन है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, ये वाला रीजन क्या होगा, शुड बी ग्रेटर देन, शुड बी ग्रेटर देन न्यू नॉट डैश, वरना आपका क्या होगा, इमिशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो कोई भी मेटल ए के लिए आपको पहले मिनिमम इससे ज्यादा ही देना पड़ेगा, वरना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्लियर है। तो देखो ये इतने पे देखो जीरो रहा है, फोटो कर मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल आ ही नहीं रहा, क्योंकि ये क्या है आपका वर्क फंक्शन है उसके एसोसिएट, इसको एच से मल्टीप्लाई करोगे, दिस इज योर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि जैसे ही चालू करते चलो भाई हाथ तो हाथ चालू हो गया लगा दो, क्योंकि उसको मिनिमम एनर्जी चाहिए ना, खुद खाएगा, वो वर्क फंक्शन है, उसके बाद चालू होगा, उसके बाद जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे, ये वर्क फंक्शन तो फिक्स वैल्यू है, वो खा गया बस उतना, उसके बाद जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। क्लियर है सबको। So this is nu naught and nu naught dash is threshold frequency। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद जो ग्राफ जाएगा वो सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन जाएगा। क्लियर है सबको, कोई डाउट? स्टॉपिंग, मैं लिख देता हूँ ये चीज, स्टॉपिंग पोटेंशियल is directly proportional to frequency of incident radiation after the threshold frequency। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक का जो होगा वो तो क्या होगा आपका जीरो ही होगा ना, क्योंकि उस टाइम तक तो इमिशन पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर काइनेटिक एनर्जी कहां से आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है सबको। नाउ वेरिएशन ऑफ फोटो करंट, अब मैं फोटो करंट की बात कर रहा हूँ। वेरिएशन ऑफ sir will metal store the energy less than v naught। v naught इज ए पोटेंशियल, उसको e से मल्टीप्लाई करोगे तब वो एनर्जी की डायमेंशन बनेगी धीरेन्द्र, उससे पहले तो एनर्जी की डायमेंशन बनेगी नहीं। सर प्रीवियस पेज प्लीज, अनुष्का श्रीवास्तव, आई विल शेयर दोस पेजेस ऑन दैट थिंग। ओके ओके, जस्ट वेट अ सेकंड, if you're writing then I'm just sharing it again, control z, see, check it। स्टॉपिंग पोटेंशियल लिखा है, ठीक है ठीक है, इज इट क्लियर? हो गया। आपने जहाँ पे आइंस्टाइन की इक्वेशन लिखी ना, वहां पे एक जरूर ये टर्म लिख लेना कि आइंस्टाइन इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये चीज लिख लेना वहां पे। आइंस्टाइन इक्वेशन जो हमने लिखी थी ना, मैंने आपको आज आरएफ की लिखवाई थी, आइंस्टाइन इक्वेशन दैट E इक्वल टू पाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद मैंने लिखा था एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन है ना, दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी के ऊपर बेस्ड है, बर्नौली भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। ठीक है, काफी लोग वो चीज भी नहीं पता होती। चलो फिर ठीक है, नेक्स्ट।
अब पढ़ रहे थे हम वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विथ कलेक्टर प्लेट। एनोड प्लेट को कलेक्टर प्लेट भी बोलते हैं, कलेक्ट करता है ना पोटेंशियल और डिफरेंट इंटेंसिटी। बता रहा हूँ अभी, देख के वर्ड नए वर्ड देख के डरो मत, बताया जा रहा है आपको। ध्यान से समझो इस चीज को। जो हम ये शेप बनाते हैं, ऐसा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ऐसा बनाया था मैंने, सेटअप बनाया था, और उसके यहाँ पे आपको एक प्लेट दिखाई थी एंड देयर इज वन द अदर प्लेट, दिस वन। और यहाँ से आपका एक ऊपर से थोड़ा सा खुला हुआ होता है हिस्सा, जहाँ से आपका क्या होता है, फोटोन्स आते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन सॉरी फोटोन्स लाइट इंसिडेंट होती है इस तरीके से। ठीक है, फिर इसे बोलते हैं, दिस इज नोन एज एमिटर प्लेट, क्योंकि एमिट करता है ना इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। एंड दिस वन इज नोन एज कलेक्टर प्लेट। कलेक्टर प्लेट भी बोलते हैं, एनोड प्लेट भी बोल देते हैं, एंड दिस वन इज नोन एज कैथोड प्लेट ऑल्सो। काम एक नाम अनेक। ठीक है, सो वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद, फोटो करंट किस पे डिपेंड करता है पहले तो ये बताओ। फोटो करंट आपको सबको पता है, फोटो करंट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतना ही फोटो करंट ज्यादा होंगे। जो सैचुरेटेड वैल्यू, क्योंकि देखो एक वैल्यू आती है उसके बाद बस वो फिक्स हो जाता है कि उसके उससे ज्यादा नहीं होगा, एक फिक्स होगा ना, कितना इंक्रीज होगा, कितना इंक्रीज होता रहेगा। तो फिक्स वैल्यू किससे बोलते हैं, सैचुरेशन करंट। ठीक है, सैचुरेशन करंट इज अ वैल्यू, इसके बाद क्या होता है, फिक्स हो जाती है वैल्यू। इट इज वैल्यू ऑफ अ, इट इज मैक्सिमम फोटो करंट फॉर अ स्पेसिफिक इंटेंसिटी। इंटेंसिटी चेंज करोगे तो फिर से चेंज हो जाएगा, फॉर अ स्पेसिफिक इंटेंसिटी after which current will be zero, max current will be constant, after this current I will constant। वो मैक्सिमम है वो उतना ही फिक्स रहेगा बस, उसके ज्यादा ऐसा नहीं है कि अब फ्रीक्वेंसी कितनी मर्जी बढ़ा लो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इफ यू आर कीपिंग इंटेंसिटी कांस्टेंट तो देयर इज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट व्हिच इज नोन एज सैचुरेशन करंट। क्लियर है सबको? ठीक है, हेत पटेल बहुत जल्दी आए हो, अभी क्लास खत्म होने वाली तब आके बोल रहे हो प्रेजेंट। हाँ ठीक है, बेटा कंप्लेंट जाएगी आपकी, सारी क्लास लेट करते हो आप। ठीक है, चलो सैचुरेशन करंट। तो अब हम ग्राफ बनाएंगे किस किस के बीच में, दीप लाड़ को भी अभी याद आया। चलिए सुनिए फिर, फोटो करंट का ग्राफ ऊपर, एंड दिस इज ग्राफ ऑफ वोल्टेज है कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल।
कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल V, ठीक है। अगर आपने इंटेंसिटी क्या किया, हमने हमने इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी हमने क्या रखी है, अलग अलग, फॉर डिफरेंट इंटेंसिटी में लिखा है। इंटेंसिटी अलग होने का मतलब आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो तो सेम रहेगा, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, इट नेवर डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी। तो मैं 3 ग्राफ बना रहा हूँ। ग्राफ जाएगा आपका इस तरीके से। फर्स्ट ग्राफ, सेकंड ग्राफ, थर्ड ग्राफ। दिस इज इंटेंसिटी 1, I2, I3। तीन अलग अलग इंटेंसिटी के लिए आपके जो सैचुरेशन करंट आ रही है, मैक्सिमम जो वैल्यू है सैचुरेशन करंट की, ये तीनों की क्या है, अलग अलग है। तो इसका मतलब जिसका सैचुरेशन करंट सबसे ज्यादा, थोड़ा एक कर्व होगा, मैंने स्ट्रेट बना दिया है, तो इसका मतलब I1 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I3, बट तीनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल माइनस V नॉट इज सेम, ठीक है। इंटेंसिटी अलग होने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो सेम है, और इंटेंसिटी क्या है, अलग अलग है, तो सैचुरेशन करंट क्या आपके अलग अलग। इज इट क्लियर? क्लियर है सबको? दिस इज वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद कलेक्टर पोटेंशियल फॉर डिफरेंट इंटेंसिटी। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं राइट नाउ। मैंने आपको बोला था देविका कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल का, ई वी नॉट इक्वल टू हाफ एम बी मैक्स स्क्वायर। मैंने बताया था ना, काइनेटिक एनर्जी की इक्वल होता है, और काइनेटिक ई वी नॉट जो होता है आपका काइनेटिक एनर्जी की इक्वल होता है। और काइनेटिक एनर्जी क्या डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे। मैंने आपको वेव थ्योरी में भी बताया था, वेव थ्योरी में बोला था डिपेंड करती है, बट वो नहीं करती है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो ये सारे के सारे सेम फ्रीक्वेंसी के ग्राफ है, सेम फ्रीक्वेंसी डिफरेंट आई की ग्राफ है, ठीक है। ये ग्राफ है वैष्णवी, सेम फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी की, जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। इंटेंसिटी का मतलब क्या, ध्यान समझो, जितना ज्यादा इंटेंसिटी इसका मतलब उतने एक छोटे से एरिया में ज्यादा पावर डिलीवर हो रहा है। और हमने पढ़ा हुआ है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है, डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी। तो फोटो करंट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी। तो जो सैचुरेशन जो वैल्यू होगी, जिसकी जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतना ही उसका क्या होगा, फोटो करंट, सैचुरेशन जो करंट होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। दीज ग्राफ्स बिलोंग टू सैचुरेशन करंट, एंड जिसका सैचुरेशन करंट उतना किसका ज्यादा होगा, जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। क्लियर है सबको? इज इट क्लियर? सो आई एम इरेजिंग दिस पार्ट। नेक्स्ट है आपका वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विथ कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। ब्रैकेट में है सेम इंटेंसिटी। दोनों चीजें चेंज मत कर देना, एक चीज कांस्टेंट रख के दूसरे का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और मैंने बोला था काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, ईवी नॉट, इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल आल्सो डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ग्राफ बनाएंगे जब, इस तरीके से, ठीक है। तो अब जस्ट वेट अ सेकेंड,
इस तरीके से। अब क्या होगा, आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल सबके अलग अलग है, तो एक इधर से, दूसरा इधर से, तीसरा इधर से। माइनस के V01, माइनस के V02, माइनस के V03। V क्या है, वोल्टेज है, दिस इज कलेक्टर वोल्टेज, दिस इज फोटो करंट। तो सबके सब अलग अलग जगह से चालू होंगे। सैचुरेशन करंट तीनों का क्या है, सेम। दिस इज योर saturation current. Saturation current will be same, whereas stopping potential are different. This is for frequency v nu3, this is for nu1, this is for nu2। तो कौन सी ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा होगी nu3, क्योंकि नेगेटिव में भी सबसे ज्यादा ऊपर उसको देना पड़ रहा है। ठीक है, दिस इज योर ग्राफ ऑफ nu3 is greater than nu2 greater than nu1। ठीक है, 330। ठीक है, so saturation current will be same, whereas will be same as intensity is same, but stopping potential will be more negative for higher frequency। ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, कोई डाउट है तो पूछिए। दिस इज ऑल अबाउट वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद कलेक्टर पोटेंशियल। क्लियर है सबको? सो ड्यूअल नेचर ऑफ, यहां से हम बोलते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो क्या है, वेव थ्योरी जो है वो कौन से फिनोमिना एक्सप्लेन करती है, इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। ऑन द अदर हैंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो किसके थ्रू बताया गया है, पार्टिकल नेचर की तरह, इसलिए हम इसको क्या मानते हैं, ड्यूअल नेचर। वेव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन explains the phenomena of interference, diffraction and polarization। On the other hand, photoelectric effect on the other photoelectric effect is explained by particle nature of light। Hence we assume ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, तो बस आपने अभी तक पढ़ लिया है पार्टिकल नेचर, अब हम आगे जाके पढ़ेंगे वेव नेचर, मैटर वेव, वो सब पढ़ेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट
पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। अब फोटॉन्स के बारे में थोड़ा फटाफट पढ़ लेते हैं। इतना सबको क्लियर है? किसी को डाउट? फोटॉन्स, फोटॉन्स क्या होते हैं? Photons are the light is considered as energy packets, and these packets are known as photons, which emit by a source of radiation। ठीक है, ये किसकी वजह से होते हैं? लाइट रेडिएट होती है तो उसके से आते हैं। तो these are packets of energy, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, या फिर बोल देते हैं एनर्जी पार्टिकल्स। ठीक है, which emitted by a source of radiation। ठीक है, क्लियर है? और जो फोटॉन्स होते हैं जो इमिट होते हैं सोर्स से, इट कैन ट्रेवल विद द सेम स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, द फोटॉन्स emitted from the photons emitted by a radiation of surface the photons emitted by a source या from a source, कुछ भी बोलो, from ही बेटर है, from a source the photons emitted from a source is कैन ट्रेवल थ्रू स्पेस। स्पेस से भी ट्रेवल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कैन ट्रेवल थ्रू स्पेस मतलब मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है इनको। विद a velocity with a speed of light which is c equal to 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड। तो फोटॉन्स को ट्रेवल होने के लिए इनको, तो एनर्जी ऑफ फोटोन कितना होता है? एनर्जी ऑफ फोटोन which is equal to E equal to h nu which can be written as hc by lambda। 10th में भी पढ़ा ये फॉर्मूला। तो न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6.62 into 10 to power minus 34। ठीक है, और इसी तरह मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम निकालने को बोला, लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम ऑफ फोटोन वो क्या होगा? जो P होता है मोमेंटम विच इज इक्वल टू E बाय C। और E को आप क्या लिख सकते हो? E can be written as h nu, so you can write as h nu by C। मोमेंटम ऑफ फोटोन इज h nu by C। और उसके अलावा और क्या लिख सकते हैं? P इक्वल टू E को लिख सकते हैं h c by lambda डिवाइड बाय C। तो मोमेंटम कैन बी रिटन एज h by lambda। ये मैटर वेव में आएगा, वो हम बताएंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ की, बट अभी आपको सिर्फ इतना सा एग्जाम समझाया जा रहा है। ठीक है, ठीक है। सिमिलरली जो मूविंग मास होता है फोटोन का वो कितना होता है? द मूविंग मास ऑफ फोटोन, फोटोन अगर मूव कर रहा है, फोटोन मूव करता है किसकी स्पीड से करता है? एनर्जी की। तो मोमेंटम लिखा है p, तो मास ऑफ फोटोन इनटू इट्स स्पीड विच इज c विच इज इक्वल टू e बाय c। सो मास ऑफ मूविंग फोटोन इज इक्वल टू e बाय c स्क्वायर। ठीक है, और e को हम क्या लिख सकते हैं? h न्यू बाय c स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा डेल्टा m, न्यूटन ने बताया था, सॉरी आइंस्टाइन ने बताया था, डेल्टा m इक्वल टू सॉरी E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। आपने इक्वेशन सुना होगा कई बार, तो वो इक्वेशन यहाँ से आती है, इस तरीके से आती है। क्लियर है? सो दिस इज फोटॉन्स। और यहाँ पे हम क्या बोलोगे? फोटोन की जो एनर्जी होती है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। वही सब चीज जो हमने पढ़ी है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में। और
कुछ टर्म्स बताया था फटाफट। फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है। इतना समझ आ गया सबको? इतना सबको समझ आ गया? देविका मोमेंटम का फॉर्मूला जो है आपको मैं आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ में बताऊं तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। P इक्वल टू E/C कैसे आया, ठीक है? सो दैट आई विल टेल यू इन लेटर, ओके? और इतना बाकी सबको समझ आ गया ना? आइंस्टाइन इक्वेशन, ठीक है? आपने आइंस्टाइन, भैया ये देखो यहीं से इक्वेशन उठाई है। P इक्वल टू मोमेंटम क्या होता है? फोटोन जब मूव करता है तो लाइट की स्पीड से मूव करता है, मोमेंटम होता क्या है? m इंटू वी, और उसकी वेलोसिटी c की स्पीड इक्वली होगी। मैंने लिखा भी फोटोन इज मूव विद स्पेस विद स्पीड ऑफ लाइट, ये लिखा हुआ। तो इक्वल टू P इक्वल टू mc, तो यहाँ से आया आपका फॉर्मूला, ठीक है? क्लियर है? क्लियर? ठीक है। अब मुझे कुछ फोटोन के बारे में बताने दो, बस थोड़ा सा ये बचा है। फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है। द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। ठीक है, क्लियर है? सेकंड थिंग, मूविंग मास कितना होगा? मूविंग मास ऑफ फोटोन विच इज इक्वल टू E अपॉन C स्क्वायर, ठीक है? क्योंकि रेस्ट पे आते इसका E उसका 0 हो जाएगा, इसलिए इसका रेस्ट मास 0 बोलते हैं, ठीक है? सारे के सारे फोटोन की, ऑल फोटॉन्स of a particular wavelength and frequency have same energy। जिसका लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी सेम, ये वेवलेंथ सेम होगा, तो क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ फॉर्मूला E इक्वल टू एच न्यू विच कैन रिटन एज एच सी बाई लैम्डा। तो इसका मतलब सारे के सारे फोटोन जिसका लैम्डा सेम है या फिर न्यू सेम है, उनका क्या होगा? सेम एनर्जी होगी एंड सेम मोमेंटम होगा। क्योंकि आपको मैंने बताया था मोमेंटम का फॉर्मूला P इक्वल टू एच बाय लैम्डा, ठीक है? तो जिसका सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ होंगी तो उनकी सेम ही क्या होगी? एनर्जी, एंड सेम ही क्या होगा? मोमेंटम होगा। फोटोन की जो एनर्जी होती है, फोटोन एनर्जी इज independent of intensity। next, photons are not deflected by electric field and magnetic field। ये दोनों से ही क्या होते हैं? डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। और इन फोटोन पार्टिकल कोलिजन, in photon particle collision total energy and momentum will be conserved। total energy and momentum will conserved, ठीक है? और नंबर ऑफ फोटॉन्स emitted per second of frequency nu from a lamp of पावर P, जिसकी पावर P है, इज नंबर ऑफ फोटॉन्स आएंगे पावर अपॉन उसकी एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, मतलब एक फोटोन की एनर्जी, नंबर ऑफ फोटॉन जो इमिट होंगे पर सेकंड। बिकॉज पावर क्या होता है? डी बाई डी टी। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स निकलेंगे वहां से, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कितना होगा? n इक्वल टू पी अपॉन एच न्यू। ये p क्या है? यहाँ पे पावर है, मोमेंटम से कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे मोमेंटम है, तो ये क्या है? पावर, ठीक है? तो विच कैन रिटन एज p लैम्डा अपॉन एच सी। दिस इज नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड। क्लियर है इतना सबको? दिस इज ऑल अबाउट द फोटॉन्स। नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे मैटर वेव्स
एंड अब हम वेव में घुस जाएंगे। ठीक है, क्लियर है इतना सबको? इज इट क्लियर?